बुलेटिन में अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। यूपी पंजाब चुनाव को लेकर यह बैठक है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक रखी गई है। इसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी भी इसमें मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि आज फाइनल मंथन हो सकता है प्रत्याशियों के नाम पर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है और इसमें लगातार मंथन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा ने जारी कर दी है 159 उम्मीदवारों की सूची। रामपुर से आजम खान को टिकट दिया गया है। कैराना से नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल जेल में बंद है नाहिद हसन, उन्हें सपा ने प्रत्याशी बनाया है। पहली लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम नहीं है। वहीं अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। लिस्ट के मुताबिक आजम खान अपनी पारंपरिक सीट रामपुर से ही चुनावी रण में उतरने वाले हैं। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों की बयार भी तेज हो रही है। चुनाव से पहले पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री एक बार फिर से हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी वोटों के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि हमारा असली दुश्मन चीन है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। एक बार फिर चुनाव से पहले पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना का राग छेड़ा गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो वोटों के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी को मानो बैठे बैठाए घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने में जुट गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव पर जबरदस्त निशाना साधा। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंचे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत यूपी में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना चाहिए। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। अब बीजेपी को वो मुद्दा मिल चुका है जिसकी बदौलत वो किसी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने में महारत रखती है। अखिलेश के इस बयान को हिट विकेट वाला शॉट भी बताया जा रहा है। अखिलेश ने पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी को बड़ा मौका दिया है कि वो अब स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर आसानी से राष्ट्रीय मुद्दों की ओर बात करें। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का ये बयान उनके गले की फांस बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
पंजाब में बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया है। बीजेपी इस बार पंजाब में पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल के अलग होने के बाद बीजेपी इस बार पंजाब में बड़े भाई वाली भूमिका में है। बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब के सियासी समर में बीजेपी इस बार नए गठबंधन के साथ नया गुल खिलाने का समीकरण तैयार कर रही है। अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन की गांठ मजबूत करने के साथ बीजेपी इस बार पंजाब के सियासी मैदान में उतर रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, अकाली दल संयुक्त और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीटों पर चल रही माथापच्ची पर विराम लगा दिया। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 37 सीटों पर अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन में शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 15 सीटें दी गई हैं। एक लंबी प्रक्रिया के बाद और चर्चा के पश्चात हम लोग इस विचार के साथ सहमत हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों के बंटवारे के साथ ही बीजेपी ने पंजाब में बढ़ रहे ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग पर भी प्रहार किया। पंजाब की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जेपी नड्डा ने हमला किया और दावा किया पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है, लिहाजा पंजाब के लोगों को मजबूत सरकार चाहिए जो पंजाब के विकास के साथ साथ पाकिस्तान की हर साजिश को माकूल जवाब दे सके। हमारे लिए पंजाब स्टेट एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की हरकतें वेस्ट से हमारे देश के लिए किस तरीके के रहे हैं वो भी हम सबको मालूम है। अभी हाल में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें चन्नी के रिश्तेदार के घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, जिसको लेकर बीजेपी सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने पंजाब सरकार पर प्रहार किया और अब पंजाब में सीट बंटवारे के साथ ही जेपी नड्डा ने पंजाब की चन्नी सरकार पर अटैक किया। तो हम लोगों ने वहां पर जो देखा है, एक तो ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स की स्मगलिंग, एम्यूनिशंस की स्मगलिंग और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को स्मगल करने का काम तो पाकिस्तान की ओर से हमेशा यहाँ भेजने का काम, इस तरीके का प्रयास, कुत्सित प्रयास चलता रहता है। यहाँ ड्रग्स, एम्यूनिशन इसको भी पहुंचाने की कोशिश, एक कुत्सित प्रयास चलती रहती है। इसलिए सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एज फार एज पंजाब इलेक्शन इज कंसर्न। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। पंजाब के सियासी समर में इस बार कई पार्टियां ताल ठोक रही। पंजाब में इस बार सियासत का चतुर्भुज बन रहा, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की अगुवाई में नया गठबंधन भी समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चुनाव बाद देखना ये होगा कि पंजाब की सियासत के चतुर्भुज में कौन सा कोना ज्यादा चमकेगा और किस कोने को मायूसी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें।
कोरोना पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की बैठक। कई राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। दिल्ली में कोरोना के 5,760 नए मामले आए सामने, 30 की मौत। तेलंगाना में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 3,980 नए मामले आए सामने, 3 की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़े। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,857 नए मामले आए सामने, 11 मरीजों की मौत। इस बीच कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना पर WHO चीफ की चेतावनी सामने आई है। ओमिक्रॉन को आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक साबित हो सकता है, पर सही कदम उठाए तो इस साल खत्म हो जाएगी महामारी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख ने कोरोना महामारी पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन को कोरोना का आखिरी वेरिएंट समझना खतरनाक हो सकता है। देश में कोरोना महामारी का प्रसार लगातार जारी है। खतरनाक वायरस ने इस सप्ताह लोगों की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। दरअसल इस हफ्ते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पिछले हफ्ते की तुलना में दोगुनी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले हफ्ते 1,396 लोगों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन इस सप्ताह 2,680 लोगों की मौत हो गई, यानी कि मृतकों की संख्या में 92% का इजाफा देखा गया। इस बीच कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का संक्रमण भारत में सामुदायिक प्रसार के स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में अधिकतर मरीज इसी से संक्रमित हैं। इस वजह से अस्पतालों व ICU में मरीज भी बढ़ने लगे हैं। देश में लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए। एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल देश में कुल 22,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस का यह आंकड़ा तीसरी लहर में पहली बार 22 लाख के पार पहुंचा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। वहीं कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 12वीं तक के स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 40,805 नए केस मिले। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में आए। पिछले बीते 24 घंटे में संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 से अधिक है। इसी के साथ ही रोज केस के सभी रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। कर्नाटक में तो अकेले देश के 16.41% नए मामले आए हैं। इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने का ऐलान कर दिया। साथ ही हालात की समीक्षा कर कई और छूट देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,159 मामले सामने आए। सूबे में पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश वैक्सीन की 25 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,064 नए मामले सामने आए। सरकार ने 31 जनवरी तक राज्य में कोविड प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। साथ ही 12वीं कक्षा तक के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 25 जनवरी को कोरोना की स्थिति पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर 27 जनवरी को DDMA की अहम बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को अंतिम वेरिएंट समझ लेने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की।
WHO ने कहा कि इस तरह की धारणा खतरनाक है कि कोविड-19 का खात्मा होने जा रहा है। दुनिया इस समय जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में है, वैसी स्थिति में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी बहुत ही गंभीर मानी जा रही है। जाहिर है कोरोना और ओमिक्रॉन की टेंशन अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। चुनावों के ऐलान के साथ ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर ओपिनियन पोल के आंकड़े किसी दल की सरकार बना रहे हैं तो किसी दल के कार्यकर्ताओं को ये आंकड़े परेशान कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये आंकड़े मनगढ़ंत हैं, इन्हें बंद किया जाना चाहिए। ओपिनियन पोल पर भड़के समाजवादी। चैनलों के ओपिनियन पोल से समाजवादी पार्टी नाराज। शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची सपा। ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग। मतदाताओं को भ्रमित करने के लगाए आरोप। मतदान की पास खिसकती तारीखें सियासी पार्टियों को परेशान कर रही हैं। ऐन मौके पर जरा सी हवा बदली नहीं कि बड़ा बदलाव हो सकता है। बस कुछ दिनों की तो बात है। मतदाताओं का मिजाज उनके मन लायक बना रहे हैं। सबकी कोशिश बस यही है। ऐसे तनाव भरे माहौल में तमाम तरह के ओपिनियन पोल नेताओं की चिंता बढ़ा देते हैं। पक्ष में माहौल दिखाया जा रहा है या विपक्ष में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तनाव की बड़ी वजह तो बन ही जाते हैं ओपिनियन पोल। चुनाव के चरम काल में ऐसे ओपिनियन पोल में अगर कुछ भी पार्टी के खिलाफ या फिर कमजोर स्थिति जैसा कुछ दिखाया जाता है तो पार्टी के नेताओं की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव में। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के यूपी में चुनाव से जुड़े ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का मूड खराब हो रहा है। पार्टी को कमजोर ना सही, ज्यादा अच्छी स्थिति में भी नहीं दिखाया जा रहा है। ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है। पार्टी को इसके पीछे कोई सियासी साजिश नजर आ रही है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने टीवी न्यूज चैनल्स पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसे सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इन ओपिनियन पोल्स पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाचार चैनलों की ओर से दिखाए जा रहे जनमत सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 8 जनवरी 2022 को हो गया है। प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को और मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी। कई न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं जिससे मतदाता भ्रमित हो रहा है और चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों के द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी चैनलों के ओपिनियन पोल पर तो भड़की हुई है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। शाह के डोर टू डोर कैंपेन में जुटी भीड़ को आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन बताया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि शामली के कैराना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए 10 लोगों से अधिक संख्या में चुनाव प्रचार किया जा रहा है।
उन्होंने आयोग से इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यूपी में चुनावी खींचातान चरम पर है। वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश तेज है। ऐसे माहौल में चुनाव आयोग को लिखी जा रही समाजवादी पार्टी की शिकायती चिट्ठियों ने उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इसकी तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देख करके बौखलाहट में आ गई है और इसीलिए कभी इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने की मांग करती है, कभी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है और कभी डिजिटल माध्यमों में अपनी कमजोरी का रोना रोती है। ये समाजवादी पार्टी अपने हार के कारण गिन रही है। वास्तविकता में जनता के दिलों में आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का जैसा प्रभाव है, उसका रुझान जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है और अखिलेश यादव जी इससे घबरा रहे हैं। इलेक्शन सर्वे पर रोक लगाने से आपकी हार टल नहीं सकती है। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। जरा सी लापरवाही ज्यादा नुकसान का डर बना देती है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो या नेता किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओपिनियन पोल हो या फिर किसी नेता विशेष की एंट्री से बना माहौल विपक्ष की परेशानी पर बल ला देता है। ऐसे में सभी की उम्मीदें चुनाव आयोग से बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।